क्या कनाडा की इकोनॉमी वाकई बहुत बुरी हो चुकी है? क्या हमें आना चाहिए कनाडा या नहीं आना चाहिए? और अब मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से आपको बताऊंगा कि कनाडा की इकोनॉमी। उस वीडियो का भी आखिर में पोस्टमार्टम करेंगे। 2015 के साथ कनाडा की आज की इकोनॉमी का कंपैरिजन है। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, कनाडा पहले नंबर पे है। ये स्टैटिस्टिक्स आपसे सोशल मीडिया पे लोग नहीं शेयर करेंगे। अब आपके सामने है कि इतनी बड़ी अमाउंट और काम बगैर काम के घर बिठा के उन्होंने पैसे दिए। और दूसरा, कोई मखसूस लॉबी भी ये चाह रही है शायद कनाडा में आने वाले की जो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए जो लोग आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी मोटिवेट हों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या कनाडा बर्बाद हो रहा है? क्या कनाडा की इकोनॉमी टाइटैनिक बन चुकी है? क्या कनाडा अब नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये र्यूमर्स हैं या हकीकत? और इन र्यूमर्स को फैलाने के पीछे मकसद क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों काफी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी भेजे और कमेंट्स भी किए, और इसके अलावा कुछ वीडियोस भी भेजी। उन वीडियोस में यह बताया गया था कि कनाडा की इकोनॉमी टॉपल कर रही है और कनाडा अब एक टाइटैनिक बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों ने मैसेजेस भी किए, क्योंकि काफी वायरल हुई थी वो वीडियोस, और उन्होंने मैसेज किए कि अजमल भाई, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या कनाडा की इकोनॉमी वाकई बहुत बुरी हो चुकी है और ये इररिवर्सिबल या रिकवरेबल है, ये कवर नहीं हो सकेगी? क्या हमें आना चाहिए कनाडा या नहीं आना चाहिए? और वो बहुत ज्यादा लोग या वो दोस्त डिसहार्ट हुए थे और बड़े मेंटली डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग की थी और अब मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी जिनकी वजह से वो थोड़े डिसहार्ट हो गए थे। मैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से आपको बताऊंगा कि कनाडा की इकोनॉमी इस टाइम क्या परफॉर्म कर रही है, और इस बात का हकीकत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। जो वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो का भी आखिर में पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये स्टैटिस्टिक्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट से, इसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2015 के साथ कनाडा की आज की इकोनॉमी का कंपैरिजन है। 2.7 मिलियन फ्यूअर कैनेडियंस आर लिविंग इन पॉवर्टी, 56% डिक्रीज। 56% 2015 के मुकाबले में गुर्बत में कमी आई है कनाडा में। मैं रिपीट करता हूं, 56% गुर्बत में कमी आई है 2015 की निस्बत। याद रखें, ये पोस्ट कोरोना है, कोरोना से अभी अभी निकले हैं कैनेडियंस। इनकम इनइक्वालिटी या जो ना हमवारी होती है इनकम की, उसमें 11% डिक्रीज आया है। और जो जेंडर गैप था, जेंडर वेज गैप था, वो 12% कम हुआ है। वीमेन जो पार्टिसिपेशन है, औरतों की जो शमूलियत है वर्क फोर्स में, वो भी, उसमें भी जो गैप था वो 28% कम हुआ है। उसके अलावा यंग लोग, उनको ज्यादा जॉब्स मिली हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट 2015 के मुकाबले में 22% रिड्यूस हुई है। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं जी कि जीडीपी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है कनाडा की। G7 ममालिक, जो G7 इकोनॉमीज हैं, उनके मुकाबले में कनाडा की जीडीपी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जनाब, कनाडा की ग्रोथ G7 के मुकाबले में नंबर 1 पे ग्रोथ चल रही है। गो के कम है, लेकिन पहला नंबर कनाडा का ही है। कनाडा की इकोनॉमी इस टाइम ऑलमोस्ट 2% के करीब ग्रोथ है जीडीपी की। इटली की दूसरे नंबर पे है, ऑलमोस्ट 1.5% पे है। जर्मनी ऑलमोस्ट 1.25%, यूएस क्लोज टू 1% है। फ्रांस जो है वो भी ऑलमोस्ट लेस देन 1% उसकी ग्रोथ चल रही है। जापान बड़ी मजबूत इकोनॉमी समझा जाता है, 0.5% पे है। और यूके, वो भी लेस देन 0.5% ग्रोथ है। और क्यों है ये भी मैं वजह बताऊंगा, फिर बता रहा हूं। कनाडा पहले नंबर पे है ग्रोथ में, दूसरे पे इटली है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे यूएस, पांचवें पे फ्रांस, छठे पे जापान और सातवें पे यूके आता है। ये स्टैटिस्टिक्स आपसे सोशल मीडिया पे लोग नहीं शेयर करेंगे, मगर आप इसको ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट रिकवरी पे आ जाए जरा।
पहले नंबर पे फ्रांस है जिसे रिकवर किया G7 में, दूसरे नंबर पे कनाडा, ये पोस्ट कोरोना की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे यूएस है, पांचवें पे इटली है, छठे पे जापान है और सातवें पे यूके है। फिर बता रहा हूं कि फ्रांस जो एम्प्लॉयमेंट रिकवरी हुई है, एम्प्लॉयमेंट गिरी थी, आपको पता है कोरोना में सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट गिरी है, लेकिन जो रिकवर किया है G7 में पहले नंबर पे फ्रांस ने किया है, दूसरे पे कनाडा ने, तीसरे पे जर्मनी ने। और फ्रांस और कनाडा का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत क्लोज है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि कितना क्लोज है। जर्मनी का काफी सारा डिफरेंस है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे यूएस है, पांचवें पे इटली, छठे पे जापान और सातवें पे यूके है। और अगर बाकी भी आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कनाडा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है G7 में। ये वो टॉप 7 इकोनॉमीज हैं। अगर आप यूएस के साथ कंपैरिजन करते हैं, फ्रांस के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इकोनॉमीज कनाडा की बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। कनाडा का प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था? कनाडा का प्रॉब्लम आ रहा था छोटी जॉब्स पे, और कनाडा का प्रॉब्लम आ रहा था हाउसिंग में। इन दोनों इश्यूज को अब कैनेडियन गवर्नमेंट बड़ी तेजी से फिक्स कर रही है। और ये क्यों आ रहा था? क्या कनाडा की इकोनॉमी जो है वो उसमें प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम जनाब, जब एक तो कोरोना आया, कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पर बहुत बड़ा डेंट डाला। कनाडा ने 2 साल अपने लोगों को बिठा के पैसे दिए, 2000 पर पर्सन कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ दिए। ये बहुत बड़ी रकम है और बहुत कम लोगों मुल्कों ने, अब आपके सामने है कि इतनी बड़ी अमाउंट और काम बगैर काम के घर बिठा के उन्होंने पैसे दिए, घर बिठा के उनको सैलरियां दी हैं कनाडा ने। तो एक तो इफेक्ट वो आया। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से दो चीजें जो हैं उनकी प्राइस बहुत ऊपर गई है। एक तो ऑयल की प्राइसेस और दूसरे नंबर पे प्राइस गई है आटे की, फ्लोर की प्राइसेस जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो पूरी दुनिया में बड़ी हैं। और तीसरी अब जो चीज बढ़ रही है वो चावल है, क्योंकि इंडिया ने चावल बंद कर दिया। तो ये 3 चीजों की प्राइसेस बढ़ी हैं और ये खाली कनाडा के लिए नहीं बढ़ी, ये पूरी दुनिया के लिए बढ़ी हैं। ये अमेरिका के लिए भी बढ़ी हैं, ये यूके के लिए भी बढ़ी हैं, फ्रांस, जर्मनी, सबके लिए बढ़ी हैं। लेकिन आपसे यहां पे मैं सीपीआई को जरा शेयर करता हूं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कहां हुई है G7 में? इटली पे नंबर 1 पे हुई है, ऑलमोस्ट 10% हुई है। दूसरे नंबर पे यूके में हुई है, ऑलमोस्ट ये क्लोज टू 10% है। अब आप आ जाएं यूएस की 6% हुई है सीपीआई। जर्मनी की ऑलमोस्ट 8% के करीब है और कनाडा की ऑलमोस्ट 4 और 5, ऑलमोस्ट 5 के करीब है। तो G7 में जो इन्फ्लेशन बड़ी है उसमें 5वें नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं है। पहले पे इटली है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे यूएस है, जर्मनी है, फिर कनाडा आता है, फिर फ्रांस आता है और जापान में सबसे कम बड़ी है। तो ये कहना कि सिर्फ कनाडा की इकोनॉमी टॉपल हो गई है या कनाडा की इकोनॉमी बिल्कुल बुरी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, उस वीडियो में 1-2 चीजें और भी बड़ी बताई गई, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें ये कहा गया कि कनाडा की इकोनॉमी शायद ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ऑयल चुका अल्बर्टा से निकलता है और अल्बर्टा से पहले ऑयल जो है वो यूएस लेता होता था, अब यूएस ने लेना बंद कर दिया है। तो भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है। कनाडा का पेट्रोल, इसमें तो ये तो सच है कि ज्यादा जो क्वांटिटी है 90%, 95% के करीब अल्बर्टा में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पेट्रोल बिकना बंद हो गया। अल्बर्टा का बजट 13.5 बिलियन डॉलर सरप्लस हुआ था पिछले साल और अल्बर्टा ने अपने लोगों को, एल्डरली पेशेंट्स को उनके पैसे बढ़ा दिए थे, यानी कि जो पेंशनर्स हैं उनके पैसे बढ़ा दिए थे, जो लो इनकम वाले हैं उनके पैसे पर मंथ बढ़ा दिए थे, जो चाइल्ड बेनिफिट है वो बढ़ा दिया था। उसके अलावा पेट्रोल में पहले ही सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी दे दी थी, इलेक्ट्रिसिटी में पिछले साल सब्सिडी दे दी थी और इस साल भी इनका बजट सरप्लस में जा रहा है। तो भाई पेट्रोल ना बिक रहा, और अल्बर्टा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोल पर। अगर अल्बर्टा का पेट्रोल ना बिक रहा होता तो ये बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं, कोई बुलेट ट्रेन के मंसूबे पे गौर हो रहा है, कोई हाइड्रोजन बेस ट्रेन पर गौर हो रहा है। तो ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं ये अल्बर्टा सोच भी नहीं सकता था।
और इस साल भी बजट सरप्लस में जा रहा है। जब ये ईयर क्लोज होगा तो मैं आपसे वो डाटा भी शेयर करूंगा और जो जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद अब आ जाते हैं कि कनाडा की बाकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करती है। कनाडा की इकोनॉमी में खाली तेल ही नहीं है, कनाडा की इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं और बड़ी तेजी से रिकवर हो रही हैं। और जहां तक बात रही हाउसिंग की, तो वो भी मैंने बताया था पिछली दफा भी कि कनाडा की अपोजिशन ने गवर्नमेंट को बड़ा आड़े हाथों लिया और अब जो प्रायोरिटी पे इन्होंने हाउसिंग को ले लिया और बड़ी तेजी से इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है और खासकर हाउसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में ये बहुत कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट कर जाएगी क्योंकि इकोनॉमी मजबूत है, पैसे हैं और आपकी जेब में, ये एक आम सी फहम सी बात है कि अगर आपकी जेब में पैसे हों तो मकान बनाने के लिए आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपकी जेब में पैसे हों तो महीनों में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। कनाडा के पास पैसे हैं। अब रही बात कि क्या कनाडा में आना चाहिए और क्यों ये र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो जब ये फेक एजेंटों ने ये इतला फैलाई और लोगों ने धड़ाधड़ अप्लाई किया, बगैर प्रिपरेशन के अप्लाई किया, तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आई है। और जब बहुत ज्यादा रिजेक्शन आई है तो उसमें चंद उन लोगों की भी फाइल्स नीचे चली गई हैं या उनके भी रिफ्यूज हुए हैं जिनके नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो जाते थे, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा लोगों ने बगैर तैयारी के भेजे और फेक एजेंटों के जरिए भेजे तो रिफ्यूजल्स आए। तो अब फेक एजेंटों ने यह कहना शुरू कर दिया उस डैमेज को मिटिगेट करने के लिए या डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कि जनाब वहां पे जाके क्या करना है, रिफ्यूज हो गया, खैर है कोई बात नहीं, क्योंकि कनाडा में तो नौकरी कोई नहीं है, कनाडा तो डूब रहा है, कनाडा तो टाइटैनिक बन चुका है, इसकी इकोनॉमी तो बस खत्म, ये तो अब गरीब मुल्क हो जाएगा। तो ये सारी बातें उन फेक एजेंट्स ने फैलाई हुई हैं। और दूसरा, कोई मखसूस लॉबी भी ये चाह रही है, शायद ये मेरी एंटिसिपेशन है कि शायद कनाडा में आने वाले की जो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए जो लोग आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, वो डिमोटिवेट हों, क्योंकि ये इतलात सिर्फ एक मुल्क से आ रही हैं, ये और किसी भी मुल्क से मुझे अभी तक ये इतला नहीं आई कि वहां पे ये र्यूमर्स। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये खास किसी एक मुल्क के लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए ये बातें फैलाई जा रही हों ताकि उनकी कम्युनिटी यहां पर कम बन सके या कम पनप सके। तो हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप आ सकते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा, एक्सप्रेस एंट्री पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है कनाडा से। तो अगर अहले पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो कैपेबल हैं तो जरूर उनको आना चाहिए। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाले दिनों में। अगर थोड़ी सी ये वक्ती एक स्ट्रेस है भी, वक्ती रिसेशन है भी, तो ये आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। और मेरी ये गुजारिश है, जो लोग एक्सप्रेस एंट्री पे आना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री पर जरूर आएं। स्टूडेंट्स के लिए भी आइडियल टाइम है, आना चाह रहे हैं जरूर आएं। जो लोग वर्क परमिट के जरिए आना चाह रहे हैं वो भी जरूर आएं। और जो लोग घूमने फिरने आना चाहते हैं वो भी नेक्स्ट समर को प्लान करें। अब तो टाइम निकल गया सर्दियों का, वो अगले समर को प्लान करें और विजिट वीजा को टारगेट करें नेक्स्ट समर में, तो वो लोग भी आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जितनी भी ये जो अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इनके मकासद कुछ और हैं, इनके बातों पर मत जाएं। और हां, अगर किसी ने कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर की हो तो मुझे जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं अलबत्ता स्टैटिस्टिक्स जरूर शेयर कर रहा हूं। ये जितने भी मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।